एपिसोड 273 बीस्ट रीअपीयर्स। जिराज उस चीज के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही वो कांटेदार फल उन दोनों के बीच में आ जाता है, जिराज को कुछ भी महसूस नहीं होता। उधर दूसरी तरफ निया उस चीज के लिए तैयार थी, तो उसको कांटे की वजह से बहुत तेज दर्द होता है। निया दर्द से चिल्लाती है, आ! उसके हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है और वो कांटेदार फल जमीन पर बिखर जाता है। उसकी खुशबू सूंघकर कब्ज भी दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। वो अपना सर नीचे करते हैं, जिसकी वजह से उनके नाक पर कांटे छुप जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जोर से दहाड़ने लगते हैं और कांपने भी लगते हैं। जिराज जल्दी से उन्हें देखने के लिए नीचे बैठ जाता है। निया के चेस्ट पर कांटे की वजह से लाल निशान हो जाता है। फिर वो झुककर निया के चेस्ट पर फूंक मारने लगता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? निया हाँफते हुए अपने चेस्ट को सहलाने लगती है। फिर वो बोलती है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, कुछ देर में वो ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी से इन अखरोट को छील दो, मुझे उन्हें खाना है। जिराज निया की नाजुक नाक पर उंगली से मारते हुए बोलता है, छोटा पेटू पशु मानव। फिर वो झुककर कांटेदार फल को उठाता है। उसके बाद वो शक करते हुए निया से पूछता है, क्या हम सच में इसे खा सकते हैं? क्या ये तुम्हें उस चीता पशु मानव ने दिए हैं? निया बोलती है, हाँ इसे खा सकते हैं, शीना ने भी इन्हें खाया था, मैंने पहले भी इन्हें ट्राई किया था। निया अपनी नाक को रगड़ने लगती है। फिर वो जिराज को उनके पेड़ में खींच लेती है। वहाँ पर राख का एक ढेर भी था। निया बोलती है, इन्हें रोस्ट कर लो तो ये और भी टेस्टी लगते हैं, चलो हम लोग ट्राई करते हैं। जिराज को उससे कोई परेशानी नहीं थी। फिर वो चकमक पत्थर उठाता है और आग जला देता है। उसके बाद वो 2 कांटेदार फल उठाकर उन्हें रोस्ट करने के लिए आग में डाल देता है। फिर वो निया को अखरोट छीलने में भी मदद करता है। वैसे पहले निया को अखरोट इतने पसंद नहीं थे, लेकिन ये वाले मीठे लग रहे थे। इसमें से फल की तरह टेस्ट आएगा। फिर जब वो एक बार खाना शुरू कर देती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। उसने जिन फलों को आग में डाला था वो काले हो गए थे और उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया था। जिराज उसमें और लकड़ियां लगाते हुए बोलता है, मुझे याद है, मैंने जंगल में ऐसे फल देखे हैं, मैं जाकर ले आऊंगा और उन लोगों को वापस कर दूंगा। निया भी सहमति में सर हिला देती है। वो आगे बोलती है, एक काम करते हैं, हम लोग उन्हें पका कर वापस करते हैं। शीना को खाना बहुत पसंद है, तो हो सकता है अगर उसे अच्छा खाना मिले तो वो अपने डर से बाहर निकल आए। जिराज कोई जवाब नहीं देता। वो ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोलता है, यहाँ पर पशुनगर से ज्यादा सूखा है, ऐसा लग रहा है कि भारी बारिश का मौसम खत्म होने वाला है। मैं तुम्हें घुमाने के लिए बाहर लेकर जाऊंगा और हम लोग तुम्हारा पसंदीदा खाना स्टोर कर लेंगे। निया खुशी से अपना सर हिलाते हुए बोलती है, ठीक है, अखरोट को तो काफी लंबे समय तक रख सकते हैं। फिर वो अपने ट्यूब टॉप को सहलाते हुए बोलती है, आखिरकार मुझे अच्छे कपड़े पहनने को मिल गए। फिर निया आगे बोलती है, जब समय आएगा तो हम लोग इन एनिमल स्किन्स को जमीन पर बिछा देंगे, वो बहुत ही आरामदायक होंगी। जिराज उसे देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। जब वो लोग अपने भविष्य के बारे में सोचने लग जाते हैं तो वो लोग समय को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ कांटेदार फल आग में जल जाते हैं। फिर निया को पहले याद आता है। वो लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर उससे उन्हें बाहर निकालती है। उसके बाद उन्हें तोड़ने के लिए ईंट के पास चली जाती है। फिर निया उन पर ईंट से मारकर अलग हो जाती है ताकि नीचे पड़ी राख उस पर न पड़ जाए। हे भगवान! उसकी आवाज सुनकर बच्चे डर जाते हैं। वो लोग अपनी माँ की चीख और उसके साथ एक अजीब आवाज सुनकर चूहों की तरह इधर उधर दौड़ने लगते हैं। जिराज तीसरे वाले को उठा लेता है जो उसके पैरों के पास दौड़ रहा था। फिर वो अपने चेहरे पर एक सख्त पिता वाले एक्सप्रेशन लाकर बोलता है, तुम सभी लोग जहाँ हो वहीं रुक जाओ। वो लोग अपने पिता के पैरों के पास ही दौड़ रहे थे, तो उनकी आवाज सुनकर वो अजीब मुंह बनाकर इधर उधर देखने लगते हैं। वो देखकर निया जोर जोर से हंसने लगती है और फिर अखरोट के पास जाती है ताकि वो जल ना जाए। वैसे इनका छिलका पूरी तरह से जल गया था, लेकिन वो अंदर से थोड़े ही जले थे। जिराज उनमें से एक अखरोट उठाता है, छीलता है और फिर निया को खिला देता है। निया खुश होकर बोलती है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सिर्फ उसमें से जो जली हुई खुशबू आ रही थी, उसके अलावा उसमें कोई कुछ गलती नहीं निकाल सकता था। निया बोलती है, अब मैं इंतजार कर सकती हूँ, चलो बाहर चलते हैं। जिराज निया को लाचारी से देखता है और फिर कब्ज को पेड़ के छेद में छोड़ देता है। वो उन कब्ज को सोते हुए नागाल पर फेंक देता है और निया को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता है। पहले तो उन लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब वो लोग बाहर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि चीते के गांव की सिक्योरिटी कितनी जोरदार है। वहाँ से कोई भी छुपकर नहीं निकल सकता। अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि कल वो पकड़ में कैसे आ गए थे।
जिराज भी उससे काफी संतुष्ट था। वो निया को बोलता है, तुम यहाँ बहुत सुरक्षित हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। निया जवाब देती है, जब तक तुम लोग मेरे आसपास हो तब तक मुझे क्या डर हो सकता है। फिर वो उंगली से इशारा करते हुए बोलती है, देखो वो क्या है, फल जैसा कुछ दिख रहा है। जब जिराज उसके पास पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि वो मशरूम की तरह एक छोटा पौधा है। उसमें अंडे की तरह बहुत सारे लाल फल लगे हुए थे। निया अपने होठों पर जबान फेरते हुए उन्हें तोड़ती है और फिर अपनी नाक के नीचे लाकर उन्हें सूंघती है। उसकी खुशबू बहुत तेज और मीठी थी। जिराज तुरंत ही कठोरता से चिल्लाता है, उसे मत खाना। निया के हाथ कांपने लगते हैं और वो फल उसके हाथ से गिर जाता है। निया पूछती है, क्या हुआ? जिराज कुछ कदम पीछे आता है और उस पेड़ के आसपास की काली मिट्टी को देखता है। फिर आसपास के एरिया को चेक करता है। वो बोलता है, इस पेड़ के आसपास की मिट्टी बहुत ज्यादा रिच है। इसके आसपास जानवरों के शव भी पड़े हैं। यहाँ इतने सारे फल लग रहे हैं, फिर भी किसी ने इन्हें नहीं खाया। इसका मतलब है कि ये जहरीले हो सकते हैं। मरे हुए जानवर फिर इसके लिए खाद बन जाते हैं। ये एक सामान्य ज्ञान है जो हर आदमी को होना ही चाहिए। निया थूक अंदर उतारते हुए बोलती है, ये जहरीले नहीं है। निया उसे खाती भी नहीं और फेंकती भी नहीं है। उसकी वजह से वो उस फल को एनिमल स्किन में लपेटकर बैग में रख लेती है। निया बोलती है, मैं ये उन लोगों के पास ले जाऊंगी। इसकी खुशबू बहुत ही मीठी है। अगर ये जहरीले नहीं हुए तो वेस्ट हो जाएंगे। जिराज मुस्कुराता हुआ पलटता है और चलते हुए बोलता है, पर ध्यान रखना कि तुम इन्हें ना खा लेना। अखरोट का जंगल वहां से दूर नहीं था। उसके आसपास के मोटे पेड़ों से तुलना करो तो ये पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे कि वीड्स का ढेर हो। वैसे चीते पशु मानव ने उन पेड़ों को बहुत अच्छे से बचा कर रखा था और जिराज का ध्यान उन पर इसीलिए गया क्योंकि वो उसे अजीब लगे थे। वैसे भी उन पेड़ों को पहली बार देखो तो कुछ भी प्रभावशाली नहीं लग रहा था। जब निया उन्हें पास से देखती है तो उन पर हरी बॉल्स लगाई हुई दिखती हैं। वो खुश होते हुए चिल्लाती है, इतनी सारी। जिराज उसे नीचे बैठा देता है और फिर उसके हाथ से बैग ले लेता है। वो बोलता है, मैं जाकर फल लेकर आता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे ही चलना। यहाँ पर हमें बचाने के लिए चीता पशु मानव भी नहीं है। निया उसकी बात समझते हुए अपना सर हिलाती है। हाँ। वो जिराज की पूंछ पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगती है। जिराज उन फलों को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और निया नीचे खड़े होकर ध्यान रख रही थी। थोड़ी देर बाद उसे पास में ही एक पशु मानव का साया दिखाई देता है। वो तुरंत ही जिराज को सावधान कर देती है। वो बोलती है, जिराज वहाँ कुछ है। वो सुनते ही जिराज तुरंत ही पेड़ के नीचे कूद जाता है और उसे देखने जाता है। एक चीता पेड़ के नीचे से देख रहा था और उसी समय इंसान बन जाता है। उसने अपनी कमर पर एक एनिमल स्किन लपेट रखी थी और वो लंबे कदमों से उनकी तरफ आ रहा था। वो चीता पशु मानव दौड़ता हुआ आकर बोलता है, निया। उसका रंग अखरोट की तरह था और वो उसके ऊपर कोई एनिमल स्ट्राइप भी नहीं थी। जब वो निया को देखता है तो उसकी आंखों में खुशी दिखाई देती है। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं लग रही थी। उसकी उम्र अभी उस स्टेप पर थी जहाँ पर एक आदमी का इंटरेस्ट अपोजिट सेक्स की तरफ जागने लगता है। अभी तक ऐसा कोई भी कुंवारा चीता पशु मानव नहीं बचा था जो निया की सुंदरता को देखकर मुग्ध ना हुआ हो। तो ये कोई अलग तो था नहीं। वैसे कोई भी कुंवारा चीता पशु मानव ऐसा नहीं था जो जिराज से भी ज्यादा शक्तिशाली हो और इन लोगों के पास एक ही जितनी एनिमल स्ट्राइप हो। वो उम्र में बड़े होते हैं और उनके साथी भी होते हैं। इसीलिए वो जब से आई है तब से उसे ये बात सबको बतानी थी। वो बोलता है, मेरा नाम नकुल है, मैं अभी ही जवान हुआ हूँ। नकुल वो बोलते हुए इतना घबरा गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने हाथ कहाँ रखे। वो एक कांटेदार बॉल से अपना सर खुजाता है और अपने बालों को बिगाड़ लेता है। निया को अब समझ में आया था कि ये तो उसको पसंद करने वाला है। फिर उसे पछतावा होता है। अगर उसे ये बात पहले पता होती तो वो कभी आवाज नहीं करती। उसकी आवाज ही थी जिससे नकुल उधर आने के लिए आकर्षित हुआ था। निया बहुत मासूमियत के साथ बोलती है, हेलो। निया को उसके हाथ में कांटेदार फल देखकर अजीब लगता है। मांसाहारी पशु अक्सर फल नहीं खाते हैं और औरतें सिर्फ मीठे फल खाती हैं, लेकिन सब्जियां नहीं खाती हैं। फिर जब नकुल को पता चलता है कि निया उसके हाथ में पकड़े हुए कांटेदार फल को देख रही है तो वो समझ जाता है कि निया को किस चीज का आश्चर्य हो रहा है। इसीलिए वो फटाफट निया को समझाने लगता है, ये मेरी माँ के लिए है और उन्होंने जो फीमेल कब्स को जन्म दिया है उनके लिए है। जिराज तुरंत ही अपने गले से गुर्राने लगता है।
फिर वो गहरी आवाज में नकुल को बोलता है, एक तरफ भाग जा। अगर नकुल ज्यादा खतरनाक लगता तो जिराज उसे करीब ही नहीं आने देता। नकुल तुरंत ही भाग जाता है और जब वो थोड़ा दूर निकल जाता है तो सिर्फ एक बार पलटकर निया की तरफ देखकर बेवकूफों की तरह हंसता है। निया भी मुस्कुराती है लेकिन जिराज को रोकती नहीं है। अब कोई खतरा नहीं है, तुम जाकर फल तोड़ो। जिराज भी हाँ बोलकर फिर चला जाता है। दूर से नकुल निया को पेड़ के नीचे घूर रहा था। जब वो देखता है कि निया के साथी ने बहुत सारे फल तोड़ लिए हैं तो वो उत्सुकता से पूछता है, तुम लोग इतने सारे फल क्यों तोड़ रहे हो? क्या तुम शाकाहारी पशु मानव हो? मैं इन्हें उठाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उनकी दूरी थोड़ी ज्यादा थी तो निया चिल्लाती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अचानक से निया को महसूस होता है कि कहीं ये चीता पशु मानव इसीलिए तो नहीं गुस्सा हो रहा है क्योंकि हम लोग इतने सारे फल ले रहे हैं। इसी वजह से चिंतित होकर वो पूछती है, कहीं हम लोग ज्यादा तो नहीं तोड़ रहे? अगर ऐसा है तो हम रुक जाते हैं। नकुल जल्दी से हाथ हिलाता और बोलता है, नहीं नहीं, यहाँ पर हमारे खाने के और भी कांटेदार फल हैं। वैसे भी जो नीचे गिर जाएंगे उन्हें तो जानवर खा ही लेंगे। वो सुनकर निया को शांति मिलती है और उसके लिए वो नकुल को धन्यवाद भी देती है। निया ने जो उसे धन्यवाद दिया था उससे नकुल इतना ज्यादा खुश हो जाता है जैसे कि उसके अंदर किसी ने खुशी डाल दी हो। वो दूर से ही फल उठा उठाकर निया की तरफ फेंक रहा था। वो बहुत मना कर रही थी लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं था। एक बार तो नकुल के फेंके गए फल के कांटे निया के पैर पर भी लग गए थे। फिर जब जिराज को सहन नहीं होता तो वो पेड़ से छलांग लगाकर नकुल को पीट देता है और फिर उसका पीछा करने लगता है। निया अपना एक हाथ पेट पर रखकर हंस रही थी। फिर अचानक जिराज घबराने लगता है, कहीं निया ने उस बेवकूफ को पसंद तो नहीं कर लिया ना? वो निया से पूछता है, तुम इतना हंस क्यों रही हो? निया एक फल उठाती है और उसे बीच में तोड़कर उसमें से अखरोट निकालती है। फिर निया बोलती है, मुझे वो चीज याद आ गई जब हम लोग पहली बार मिले थे, तुम भी बिल्कुल ऐसे ही थे। ये सुनकर पहले तो उसे राहत मिलती है और फिर उसे गुस्सा आता है। जिराज पूछता है, हम लोग एक जैसे कैसे हुए? उस समय मैं एक 2 स्ट्राइप पशु मानव था। निया बोलती है, ठीक है, तुम सबसे अच्छे हो। वो ऐसे सिर हिलाती जैसे वही सच हो। फिर जिराज बैग से फल निकालता है और उन्हें निया के पास बैठकर छीलने लगता है। उस जंगल में लोग अक्सर आते जाते रहते हैं। इसकी वजह से वो जमीन भी इवन थी और उधर सारे खेतों में पीले फूल थे। वो देश के गांव की सुंदरता दर्शाता है। वहाँ सिर्फ बैठने से ही शांति मिलती है। फिर निया वो नजारा देखते हुए बोलती है, अगर हमारे बच्चे यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। जिराज बोलता है, अब इनके दूध छोड़ने का समय आ गया है। अब इन लोगों को शिकार करना सीख लेना चाहिए। अगले साल जब हल्की बारिश का मौसम आ जाएगा तब तक इन्हें खुद को बचाना तो सीखना ही पड़ेगा। हम इनको बाहर खेलने के लिए ले जाएंगे। निया भी मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाती है। अब जिराज कांटेदार फलों को छील लेता है तो फिर वो 2 बार पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर जब आधा बैग भर जाता है तो वो उन्हें तोड़ना बंद कर देता है। निया जब देखती है कि वो तो बहुत जल्दी बंद हो गया तो फिर वो बोलती है, चलो थोड़ा आगे तक घूम लेते हैं। मुझे चावल और नूडल्स खाए हुए बहुत दिन हो गए। शायद हमें कहीं जंगल में धान मिल जाए। वो तो अक्सर मिल जाते ही हैं, है ना? जिराज बोलता है, वो पशुनगर में तो बहुत मिलता है लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर वो एक कंधे पर बैग उठाता है और दूसरे हाथ से निया को उठा लेता है। फिर निया दौड़ते हुए जोर से हंसने लगती है। मैं तो यहाँ खाना देखने आई हूँ। मैं बिल्कुल भी जल्दी में नहीं हूँ। मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, बस धीरे धीरे चलो। जिराज उदास होकर उसे देखता है। धीरे चलो और ध्यान से देखकर पैर रखना। वो जिराज की बात मानकर धीरे चलती है और उसका सर नीचे ही था। वो बड़े ध्यान से रास्ता देखते हुए चल रही थी। फिर जिराज बोलता है, हमारी जो भी चीज पशुनगर में थी हमने वो सारी चीजें बाहर निकलवा ली थी और वाइन भी छुपा दी थी। अब हम लोग उन्हें लेने भी जा सकते हैं। निया की आंखें चमक उठती हैं। सच में? लेकिन कहाँ? एपिसोड 274 बीस्ट रीअपियर्स अगेन। जिराज बोलता है, मुझे पता है कि इस जंगल में वो कहाँ है। हमें अब वहाँ जाने के लिए हल्की बारिश का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नागाल तो अब सोने जाएगा और मुझे यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए रहना पड़ेगा। ये बोलने के लिए उसे दिल में अच्छा भी लग रहा था लेकिन निया से वो माफी मांगना चाहता था। अच्छा तो इसलिए लग रहा था क्योंकि निया ने सिर्फ उसे और नागाल को ही साथी बनाया था और वो माफी भी इसी बात के लिए मांगना चाहता था क्योंकि उसने निया को दूसरे आदमी को साथी बनाने के लिए रोका था। एक्चुअली अगर निया चीते प्रजाति में से किसी को अपना साथी बना लेती तो उसे पशुनगर भेजकर वो लोग अपना सामान मंगवा लेते। निया इस बात के बारे में सोचती नहीं है बल्कि वो तो ये बात सुनकर खुश हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा है,
मुझे तो लग रहा है कि टाइगर किंग ने तो अभी तक हमारा सामान ले लिया होगा। फिर जिराज उसके मजे लेता है। हम वो कैसे होने देते? हम अपने सामान को जला देते लेकिन उन्हें नहीं लेने देते। निया उसकी बात मान लेती है। कुछ दूर चलने पर निया को सिर्फ घास मिलती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे खा सकते हैं। फिर जब निया को आगे नदी दिखाई देती है तो उसे थकान महसूस होती है और वो जिराज को वहाँ पानी पीने के लिए खींचते हुए ले जाती है। वहाँ पर काला कोहरा उठ रहा था जिसे पौधे ने बढ़ाया था और हवा उसे नदी तक ले आई थी। जिराज नदी के पास झुकते हुए बोलता है, हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, चलो अब मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। अचानक से उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो जल्दी जल्दी कुछ सूंघने लगता है। हवा में कुछ अच्छी खुशबू नहीं आ रही थी। निया बोलती है, ठीक है। फिर वो आगे बोलती है, तुम्हें नहीं लग रहा कि यहाँ पर नदी उथली हुई है? नदी के ताल में भी पीली मिट्टी दिखाई दे रही है। जब निया को कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो पलटकर देखने लगती है। जिराज के चेहरे पर उसे सावधानी वाले एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। फिर निया उठकर जिराज के पास जाती है और पूछती है, क्या आसपास कोई खतरनाक पशु मानव आया है क्या? निया बहुत जल्दी उठ गई थी, जिसकी वजह से उसका सर थोड़ा थका हुआ महसूस हो रहा था। इसीलिए वो अपने हाथ गोदी में रखती है और झुक जाती है। जिराज निया की मदद करने जाता ही है कि अचानक उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है। जिराज तुरंत ही तेंदुआ बन जाता है और पलटकर दहाड़ने लगता है। उस जोरदार दहाड़ की वजह से पेड़ के पत्ते गिरने लग जाते हैं। तभी अचानक जंगल में से काला बिच्छू अपने पतले 8 पैरों पर दौड़ता हुआ आ रहा था। वो निया और जिराज पर हमला बोलने वाला था। उस बिच्छू की पूंछ मुड़कर एक इंसान के जितनी ऊपर ऊंचाई पर थी। उसका किनारा पतला था और उसमें जहरीला हुक लगा हुआ था। उसकी साइड में विशाल पिंसर्स थे जो उसकी साइज से मैच नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो पूरा हथियार से भरा जनरल लग रहा था। उसे देखकर निया जोर से चीखती है। वो भागना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो हिलती है वो तुरंत ही जमीन पर गिर जाती है और ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी शक्ति ही खत्म हो चुकी है। फिर वो जमीन पर जब उस काले धुएं को देखती है कि अभी जो उसे चक्कर आ रहे थे वो ब्लड शुगर कम होने की वजह से नहीं थे, बल्कि वो इस बिच्छू के जहर का असर था। जब वो बिच्छू निया के चेहरे को गौर से देखता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और अब तो वो और भी ताकत से आगे बढ़ता है। जिराज थोड़ा सा गुर्राता है और फिर हवा में छलांग लगाकर उस बिच्छू की पीठ पर कूद जाता है। फिर वो उस बिच्छू की पूंछ को हिलाता है। उसकी पूंछ जिराज पर इतनी तेजी से हमला करती जैसे उसे आंखें आ गई हों। कुछ देर तक तो जिराज उस पूंछ के हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो अचानक हमला करने लगता है और उसकी पूंछ को काटने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पूंछ उसे डंक चुभोने आती है, जिराज उसे एक ही बार में काट देता है। उस बिच्छू का शरीर कांपने लगता है। वो अपने दुश्मन को अपने ऊपर से गिराने के लिए जोर जोर से हिलने लगता है। फिर जिराज अपने पंजों को आगे करके उसकी पीठ पर नाखून चुभो देता है। फिर दहाड़ते हुए जिराज उसकी गर्दन पर भी काट लेता है। उस बिच्छू के तड़पने की आवाजों के बीच जिराज उसकी पीठ पर काट काट कर उसका एक हिस्सा निकाल लेता है, जिसमें से एक सफेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है। उसके बाद तुरंत ही उस बिच्छू के 8 पैर कमजोर पड़ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। निया जो जमीन पर लेटी थी वो राहत की सांस लेती है। जिराज उस बिच्छू की पीठ के नीचे कूद जाता है और फिर इंसान बनकर निया की मदद करने जाता है। जिराज का आधा चेहरा उस पदार्थ से ढका हुआ था और वो निया से पूछता है, तुम ठीक तो हो? निया बोलती है, मुझ में तो ताकत ही नहीं बची है। जिराज उसकी पीठ थपथपाते हुए बोलता है, सब ठीक हो जाएगा। इस जहरीली गैस से सिर्फ लड़कियां कुछ देर के लिए नहीं चल पाती हैं, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। निया चिंतित होकर पूछती है, तुम तो ठीक हो ना? जिराज जवाब देता है, हाँ मैं एक आदमी हूँ, मैं तो ठीक हूँ। इस जरा से जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इन बिच्छू का जहर इनकी पूंछ और मुंह में ही होता है। जिराज उसे समझाता है, ये जहरीली गैस से लड़कियों को ही टारगेट करते हैं ताकि जो लड़की बिच्छू से लड़ रही हो वो भाग ना पाए और लड़ाई जीतने के बाद वो उसके साथ मीटिंग भी कर सके। वो सुनकर निया का चेहरा तुरंत ही पीला पड़ जाता है। वो घबराकर पूछती है, क्या ये एक पशु मानव था? फिर वो अपना मुंह उस बिच्छू की तरफ करती है। निया सोचती है कि इतना खतरनाक जानवर भी पशु मानव हो सकता है, इसीलिए वो जब उसे देख रहा था तो उसकी नजर ठीक नहीं लग रही थी। जिराज बोलता है, तुम चिंता मत करो, हम लोग अभी ही वापस जाएंगे। निया को इस हालत में देखकर जिराज को बहुत ही बुरा लग रहा था। जब निया उसकी बाहों में आ जाती है तो जिराज का मन उसे किस करने का हो रहा था। फिर निया बोलती है, तुम जल्दी से अपना मुंह धो लो। जिराज अपने चेहरे को छूने के लिए अपने हाथ को ऊपर करता है और उसके हाथ में चिपचिपा पदार्थ आ जाता है।
वो जल्दी से नदी पर जाकर अपना मुंह धो लेता है और फिर निया के साथ अखरोट को भी लेकर वहां से निकल जाता है। जिराज बोलता है, ये जगह बड़ी अस्त व्यस्त लग रही है। यहाँ पर चीता प्रजाति की खुशबू भी आ रही है। ये लोग बहुत अहंकारी होते हैं। ये चीते इतने अच्छे से शायद इसीलिए गार्ड करते हैं क्योंकि यहाँ पर जंगली पशु मानव होते हैं। फिर वो बोलते बोलते चलता है, मैं आगे से तुम्हें इतनी दूर लेकर नहीं जाऊंगा। हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन कांटेदार फलों के जंगल तक ही जाएंगे। निया का चेहरा सिकुड़ जाता है। वैसे उसके साथ अभी जो हुआ था उसे सोचकर तो वो खुद भी अब बाहर नहीं जाना चाहती थी। क्या वो आगे से थोड़ी प्रोटेक्शन के साथ ही बाहर जा सकती थी? इसके बारे में तो सोचकर ही बुरा लग रहा था। ऐसे देखें तो घर पर एक और जंगली पशु मानव था, नागाल। जिराज थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर निया को बोलता है, तुम जाकर उस बिच्छू पशु मानव को पसंद मत करने लग जाना। वो लोग कैसे भी हों लेकिन मेटिंग करते वक्त लड़की को मारते हैं। ये उनकी आदत है जो कभी नहीं बदल सकती है। एपिसोड 275 मैच मेकर। निया की बोलती बंद हो जाती है। क्या अब तो मुझे डरावनी कहानी बताना बंद करोगे? निया बोलती है, मुझे लगता है कि मुझे कभी भी बिच्छू पशु मानव को जानने का मौका नहीं मिलेगा। तुम चिंता मत करो, ये सही नहीं है। निया जिराज की पीठ पर लेट जाती है। अगर उसका मन नागाल के लिए भी बदल जाए तो भी वो बिच्छू पशु मानव के बारे में तो सोचेगी भी नहीं। अगर उसके शरीर का एक हिस्सा भी निया को टच हो जाता तो वो मर भी सकती थी। जिराज मुस्कुराता है और फिर वो दौड़ना शुरू कर देता है। वो लोग जैसे ही गांव में घुसते हैं तभी एक चीता पशु मानव को जिराज से बिच्छू की खुशबू आ जाती है। वो तुरंत ही उससे पूछने के लिए दौड़ता है। एक चीता पशु मानव पूछता है, क्या तुम लोगों को बिच्छू पशु मानव भी मिला था? वो निया की तरफ देखने लगता है। जिराज बोलता है, मैंने एक को मारा है। क्या यहाँ पर अक्सर बिच्छू पशु मानव आते रहते हैं? वो चीता बोलता है, यहाँ पर आगे रेगिस्तान है। ये बिच्छू पशु मानव वहीं से आते हैं। हमें नहीं पता कि वहाँ पर कितने हैं, लेकिन इन्हें मारने का कोई अंत नहीं है। जब हम लोग शुरू में यहाँ रहने आए थे तो हमारे किंग की साथी को ही वो उठाकर ले गए थे। वो चीता पशु मानव गुस्सा भी था और लाचार भी। वो सांस छोड़ता है और आगे बोलता है, ये बहुत साल पहले की बात है। तब से हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अब उन लोगों की आने की हिम्मत नहीं होती है। उन्हें जब भी लड़कियों को उठाना होता है तो वो लोग इसी जगह से निकलते हैं। आगे से तुम जब भी अपनी साथी को लेकर जाओ थोड़ी सावधानी के साथ ही जाना। जिराज बोलता है, जरूर। और फिर वो निया को पेड़ के छेद में ले जाता है। जिराज का शरीर अभी भी ठीक नहीं हुआ था और वो बस एनिमल स्किन पर लेटा हुआ था। थोड़ी देर में अजीब खुशबू सूंघते हुए नागाल रेंगते रेंगते वहां पहुंच जाता है। नागाल दोनों को देखते हुए पूछता है, तुम लोग कहाँ गए थे? फिर वो निया के पास जाता है। उसकी पूंछ में भूख से रोते हुए कब्ज थे। निया को बुरा लग रहा था और उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो कब्ज को देखकर बोलती है, बच्चों। उसकी आवाज सुनकर बच्चे नागाल की पूंछ से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। फिर वो अपनी माँ के शरीर पर कूद जाते हैं। नागाल की जबान बाहर निकलती है और फिर वो आवाज करती है और फिर मुंह में चली जाती है। नागाल के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगता है। बिच्छू प्रजाति? निया अपने होठों को काटते हुए अपना सर हिला देती है। अब उनके कब्ज बहुत बड़े हो चुके थे। वो लोग तीनों एक साथ निया के पेट पर नहीं बैठ पाते हैं, तो वहाँ बैठने के लिए वो तीनों आपस में लड़ाई करते हैं। जीतने वाले को जिराज पहले तो चाटा मारता है। फिर जिराज झेपते हुए बोलता है, हाँ ये सही है। हम लोगों ने बिच्छू पशु मानव को देखा था, लेकिन मैं उसे मार चुका हूँ। उसका जवाब सुनकर भी नागाल के चेहरे के भाव बदलते नहीं हैं। फिर वो स्टोन बोल लेकर निया के पास जाता है और उसी के पास बैठ जाता है। निया को समझ में आ गया था कि नागाल क्या करना चाहता है। उसका चेहरा थोड़ा गर्म सा हो जाता है। वो पूछती है, क्या हम लोग आगे भी इसी तरह दूध बोल में ही निकालेंगे? फिर जब नागाल को समझ आता है कि निया हिल भी नहीं पा रही है तो उसका दिल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। वो धीरे से बोलता है, क्या तुम इन कब्स को कुछ और दिनों तक दूध पिलाना चाहती हो? अगर हम लोग इसे बोल में निकाल कर देंगे तो वो लोग तुम्हें काट नहीं पाएंगे। निया के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो बोलती है, हाँ। वो बहुत बदकिस्मत थी। उसे हर समय उस बिच्छू का जहर हिट करता है। पता नहीं जहर का असर कब खत्म होगा। जिराज नागाल के एक्शंस को देखता है और जोर से सांस छोड़ता है। कब्ज का पेट पूरी तरह से भर चुका था, लेकिन निया अभी भी लाश की तरह वहीं पड़ी हुई थी। नागाल फिर से अपनी जुबान बाहर निकालकर आवाज करता है। उसकी नजर धूल से भरे हुए बैग पर पड़ती है और वो पूछता है, इसमें क्या है? तुम लोगों ने मीट रोस्ट किया है? निया बोलती है, वो तो सिर्फ कांटेदार फल है। फिर उसे याद आता है कि नागाल की जीभ तो तापमान भी चेक करती है। वो पूछती है, हमने मीट रोस्ट किया है?
इसका मतलब बैग में तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है? नागाल करके जवाब देता है। तभी निया जोर से चीखती है। इस वक्त वो कमजोर थी, इसीलिए उसकी आवाज भी सॉफ्ट ही निकलती है। फल और सब्जियां तो सांस भी ले सकते हैं, इसके विरुद्ध अगर हम पौधों की बात करें तो वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उसकी वजह से गर्मी पैदा होती है। निया बोलती है, जिराज तुम जल्दी से अखरोटों को अलग कर दो, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। जिराज तुरंत ही बैग उठाकर सारे अखरोट बाहर निकाल लेता है। उसमें से गर्मी की लहर निकलती है और जिराज आश्चर्य से बोलता है, ये तो सच में गर्म है। तभी एक लाल फूल लुढ़कता हुआ नागाल के पैरों के पास पहुंच जाता है। वो उसे उठाकर देखता है और फिर पेड़ के छेद से अपनी पूंछ से जिराज को चाटा मार देता है। वो जोर की आवाज सुनकर निया भी डर जाती है। वो नागाल से पूछती है, तुमने उसे क्यों मारा? फिर नागाल वो लाल फल निया को दिखाते हुए बोलता है, इसने तुम्हें ये खाने दिया? वो देखकर निया चकरा जाती है और फिर कमजोरी से बोलती है, नहीं, क्या ये जहरीला है? नागाल बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेवकूफ होगा। जब नागाल ये बोलता है तो जिराज वापस आ जाता है। वो नागाल को घूरता है, फिर नागाल उसकी तरफ एक फल फेंकता है। एक गड्ढा खोदना और उसको उसमें गाड़ देना। जिराज उसे पकड़ लेता है। वही था जो इस फल को यहाँ तक लाया था, तो अब उसे ही लेकर इसे जाना पड़ेगा। जिराज उसे लेकर निकल जाता है। नागाल बोलता है, ये एक मांसाहारी पौधा है, इसके फलों में कोरेजन की क्षमता होती है और वो सीधे शिकार को पचा सकते हैं। इसे खाने के बाद तो लड़की तो मर ही जाती है। नागाल फिर निया की तरफ देखता है। उसे निया की आंखों में अभी भी अविश्वास दिखाई दे रहा था। वो बोलता है, तुम्हें हर चीज ट्राई करके देखनी होती है, तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई? निया डर जाती है। वो सोचती है कि अगर इस फल में कोरेजन की क्षमता है तो अगर ये फल खा लेती तब तो उसका पेट सड़ ही जाता। ये तो बहुत खतरनाक है। निया मजाक करते हुए बोलती है, मैंने बचपन से ही जहरीली चीजें खाई हैं और अब मेरे शरीर को उस चीज की आदत हो चुकी है, इसीलिए इसके खाने के बाद मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन नागाल उसे गुस्से से देखता है। उसे देखकर निया झेपते हुए चुप हो जाती है। नागाल एक पशु मानव है और उसे निया के जोक समझ नहीं आते, लेकिन जब उसने निया को मजाक में ये कहते सुना कि वो जहरीली चीजें खाते हुए बड़ी हुई है तो उसके दिल में इतना दर्द होता है कि उसका मन करता है कि वो हत्या कर दे। जिराज उसे गले लगा लेता है, क्या तुम्हें कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला? निया सांस छोड़ती है। वो बोलती है, हम लोग इससे कुछ नहीं कर सकते। शायद कभी बुरी चीज अच्छी ना हो और अच्छी चीज हमेशा सुरक्षित ना हो। वहाँ पर चीजें ऐसी ही होती हैं। वहाँ पर सच में कुछ नहीं हो सकता। मॉडर्न बिजनेसमैन हमेशा ही अपना फायदा देखते हैं। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग नाली में बहता हुआ तेल भी निकाल लेते हैं और उसे ठीक करके बाजार में बेच भी सकते हैं। अंडे नकली भी हो सकते हैं और चावल को जेनेटिकली बदल भी सकते हैं। ये तो सिर्फ कच्चा माल है। बनाया हुआ खाना तो और भी खतरनाक होता है। वहाँ आंतों में मर्क्यूरी भी हो सकता है। किसी को झींगा मछली खाने से आंतों में छेद भी हो सकता है। वहाँ पर मीट बंस में पेपर भी हो सकता है। गोभी से भी ज्यादा न्यूज वहाँ फूड पॉइजनिंग की होती है। ये सब सोचकर ही निया की बोलती बंद हो जाती है। क्या इंसान ये सब चीजें कर सकता है? फिर जिराज उसे जोर से गले लगा लेता है और दिमाग से उसकी बात को पकड़ लेता है। वहाँ पर फिर वो आगे पूछता है, क्या वहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है? फिर वहाँ से कहीं दूर क्यों नहीं चले गए? निया बोलती है, मुझ में जगह छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं वहीं पली बढ़ी थी। अगर मुझे वहाँ से जाने का मौका मिलता फिर भी मैं जगह छोड़कर जाना सहन नहीं कर पाती। वो सब बोलते हुए निया मुस्कुरा रही थी। ये बात तो सभी जगह की थी। फिर वो नागाल को ये सब क्यों बता रही थी? ये सिर्फ निगेटिविटी ही फैला सकती है। फिर उसके बाद नागाल पलटकर निया के सर पर किस करके बोलता है, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हें फिर से वैसी जिंदगी नहीं जीने दूंगा। निया को अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपना सर हिला देती है। उसे सरप्राइज तो तब मिलता है जब उसे पता चलता है कि उसकी शक्ति वापस आ गई है। वो हिलते हुए खुशी से बोलती है, अब मैं हिल सकती हूँ। फिर जिराज उसे उठाकर छेद से बाहर निकालते हुए बोलता है, मैं तुम्हें नीचे ले जाकर घुमाने में मदद करता हूँ। जिराज उस फल को नीचे जमीन में गाड़कर फिर लकड़ी इकट्ठी कर रहा था। तभी उसे निया दिखाई देती है। वो तुरंत ही चिल्लाता है, निया तुम अब चल सकती हो? निया उसे हाँ में जवाब दे देती है। जिराज कुछ शाखाएं लेकर पेड़ से नीचे कूद जाता है। फिर वो निया से पूछता है, क्या तुम खाना पसंद करोगी? मैं अखरोट के साथ खिचड़ी बना सकता हूँ। उसकी बात सुनकर निया को तुरंत ही अखरोट चिकन की याद आ जाती है। उसके मुंह से निकल जाता है, पक्षी। जिराज बोलता है, ठीक है। जिराज उसका ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है। ये तो अच्छा था कि उसको पेड़ों पर चढ़ना आता था, इसीलिए उसके लिए पक्षी पकड़ना आसान था। थोड़ी ही देर में उसने एक बड़ा पक्षी पकड़ लिया था। उसने कुछ अंडे भी ढूंढ लिए थे।
वो पक्षी इतना सुंदर था कि उसकी तुलना मोर से भी कर सकते हैं। निया उसे अपने कलेक्शन के लिए रखना चाहती थी। निया नागाल की मदद से कुछ चक्कर लगाती है। अब उसकी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर वो नागाल का हाथ छोड़ देती है और पानी में गड्ढे तक जिराज का पीछा करने लगती है। नील तुरंत ही उस पानी में से बाहर निकलता है और दुखी होकर निया को बोलता है, अगर तुम अब भी नहीं आती तो मैं तुम्हें ढूंढने आने ही वाला था। निया किनारे पर बैठकर उसे देख रही थी। फिर वो इस प्रजाति के मुखिया के घर की तरफ देखने लगती है और पूछती है, क्या तुम्हारा साथ देने के लिए कोई भी लड़की नहीं आई? लड़की का नाम सुनते ही नील अपना धैर्य खो देता है। वो बोलता है, मेरे सामने लड़कियां मत लाना, अब मुझे उनसे चिढ़ हो चुकी है। वो सुनकर निया अपना मुंह ढक लेती है और उसकी आंखें तेजी से इधर उधर देखने लगती हैं। फिर जिराज बोलता है, लेकिन तुम सबसे अलग हो। उधर जिराज उस पक्षी का पेट चीर देता है और उसके पीछे जो कब्ज दौड़ रहे थे उन्हें थोड़ा सा मीट दे देता है। फिर वो गुस्से से नील को देखते हुए बोलता है, क्या तुम झगड़ा करना चाहते हो? नील बिना डर के ही बोलता है, ठीक है, बताओ कहाँ करना है। जिराज जमीन पर जीत सकता है और वो पानी में जीत सकता है। अगर जिराज जमीन चुनता है तो भी उसे वो इज्जत वाली जीत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर जिराज पानी को चुनता है और नील को हरा देता है तो वो उसकी असली जीत होगी। फिर जिराज मुस्कुराता हुआ पेड़ के छेद की तरफ देखता है। मैं नागाल को बुलाता हूँ। नील बिना कुछ बोले चुपचाप पानी में चला जाता है। राखी का पूरा ध्यान पूरी तरह से पानी के गड्ढे पर ही था। जब वो देखती कि नील बाहर आया है तो वो तुरंत ही दौड़ते हुए आती है। राखी मुस्कुराते हुए बोलती है, निया, लेकिन उसका ध्यान फिर भी पानी की तरफ ही था। नील लाचारी से सांस छोड़ता है और फिर पानी के अंदर चला जाता है। राखी निराश होकर पूछती है, ये वापस पानी में क्यों चला गया? निया का दिल नील के लिए दुखता है। अब उसकी जिंदगी भी जेल की तरह ही कट रही थी।